हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो आज का ये थर्ड वीडियो होगा, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी बुक हम कर रहे हैं और पॉइंट वाइज रिव्यू किया जा रहा है। बिल्कुल एक एक पॉइंट हमने आपके लिए इसमें तैयार किया है। एनसीईआरटी बुक हमारी जो है हरियाणा बोर्ड की बुक, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सेकंड वीडियो में हमने जो कवर किया है वो 5 जगतों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। इसमें पहले हमने जीवधारी के बारे में पढ़ा और जीवधारियों को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। और इसको हमने आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एकोशिक और बहुकोशिक। फिर हमने बहुकोशिक का पार्ट लिया, उसके हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक तो कोशिका भित्ति सहित और एक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, रहित होता है मतलब। और उसमें हम कर रहे हैं एनीमेलिया। ये पार्ट हम बाद में करेंगे। तो हमारा चल रहा है एनीमेलिया के बारे में, एनीमेलिया क्या होता है। और फिर हमारा जो कोशिका भित्ति में जो पार्ट था उसमें हमारे 2 प्रकार के जीव रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम, जिसको प्लांटी कहते हैं। और इधर जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले वो उसको बोलते हैं फंजाई। तो प्लांटी जगत के बारे में हमने पढ़ा, प्लांटी किंगडम के बारे में। ये पिछला वीडियो हमने आपके लिए बनाया था, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमने जो हमारे पास प्लांटी था, प्लांटी में पहले हमने किया था थैलेफाइटा के बारे में। इसमें कवक और शैवाल लाइकेन आते हैं। इसके बाद हमने किया था ब्रायोफाइटा। और फिर तीसरा पार्ट था हमारे पास टेरिडोफाइटा। इसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में किया, यानी कि बीज मुक्त बिना आवरण के। और अब हम करेंगे हमारा जो पादपों का वर्गीकरण है, नेक्स्ट पॉइंट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। और अब है जो हमारा टॉपिक चला हुआ एनीमेलिया, यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत में हमने पेरिफेरा के बारे में पिछले वीडियो में कवर किया और उसके बाद सिलेरेंटा के बारे में हमने रिवाइज किया था। फिर हमने जो है प्लेटी हेल्मिन्थिन्स के बारे में पढ़ा और इसके बाद हम आ गए थे निमेटोडा, यानी कि राउंड वर्म, जो पेट में कीड़े होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ये इस तरह के एग्जाम्पल भी आपके सामने दिए गए हैं। और अब हम चलते हैं इससे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उस पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास एनीमेलिया के प्रकार हम करें 4 वीडियो, मतलब जो हमारा चौथा पार्ट था वो वीडियो नंबर 2 में बनाया गया है। तो 5 नंबर से हम शुरू करते हैं ये वाला लेसन, एनेलिडा जिसको बोलते हैं। इसके मेन पॉइंट क्या है। नंबर 1, इस संघ की स्थापना लैमार्क ने सन 1801 में की थी और इसमें लगभग 9000 जातियां पाई जाती हैं। 9000 जातियां का मतलब पेड़ पौधे आ गए हमारे। तो हम बात करें वैसे जंतु जगत की, तो जंतु जगत की इसमें 9000 जातियां आ जाती हैं। ये प्राणी जल में हो सकते हैं या स्थल पर हो सकते हैं या किसी परजीवी का मतलब किसी दूसरे जीव के शरीर पर भी हो सकते हैं या स्वतंत्र होते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं ये प्राणी। और इनमें द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक का मतलब 3 ओर से, या वास्तविक देहगुआ या अंग तंत्र स्तर पर संगठन पाया जाता है। इनका शरीर लंबा पतला खंडों में विभक्त होता है। नोट कर लीजिए पॉइंट। इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। खंडी का मतलब टूटा हुआ। गमन करने तैरने के लिए पार्श्व पाद यानी के पैरापोडिया पाए जाते हैं इनमें। तो गमन करने के लिए या तो पांव होंगे या पार्श्वपाद जो भी होता है वो हो सकते हैं इनमें। इनमें आहार नाल जिसमें खाना पचता है पूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है।
परिसंचरण तंत्र। प्रासरण और उत्सर्जन, वृक, ये वृक वर्ड है हमारे पास, त्रिविक नहीं, वृक, वै री फिर कै फिर पूरा कै, वृक, जिसको नेफ्रीडिया बोलते हैं इंग्लिश में। इसके द्वारा होता है प्रासरण और उत्सर्जन। प्रासरण और उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बाहर निकालना। जो तंत्रिका तंत्र होता है गुच्छिकाओं, इंग्लिश में गैग्लिया बोलते हैं, के रूप में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। इनमें लैंगिक जनन और आंतरिक निषेचन होता है। लैंगिक जनन का मतलब एक ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होती है, मतलब नर और मादा मिलकर अपनी संतान पैदा करते हैं, वो होता है लैंगिक जनन। आंतरिक निषेचन, देखिए निषेचन दो तरह का होता है, एक तो बाहरी निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब जो उनमें जनन होगा वो आंतरिक होगा, मतलब जो उनका बच्चा होगा वो पेट के अंदर ही निषेचित होगा, ना कि बाहर। नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई दे, अप्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई नहीं देता। लार्वा को ट्रोकोफोर कहते हैं, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लार्वा को ट्रोकोफोर कहते हैं। उदाहरण में जैसे हमारे पास नेरिस जीव हो सकता है, केंचुआ आपने देखा होगा मिट्टी में होते हैं, जोंक आपने देखी होगी, बोनी लीलिया, ये हमारे पास जीव होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से, आपको फिगर में भी दिखाई दे रहे हैं, आपको इस तरह के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, देख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हमारे पास, नोरिस, केंचुआ और जोंक दिए गए हैं, देखिए कितने अच्छे जीव हैं। अब करते हैं 6 नंबर पे, आर्थ्रोपोडा होता क्या है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 1 नंबर में आ जाता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है, आर्थ्रोपोडा। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है, सेम वही पॉइंट चला है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, मतलब जैसे ब्लड नसों में बहता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। देह व रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जैसे हमारे आदमी हैं उनमें पैर दोनों खुले होते हैं, जुड़े नहीं होते, लेकिन इनमें जुड़े होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण है हमारे पास, झींगा मछली देखी होगी आपने, तितली सबसे अच्छा उदाहरण है, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है। देखिए जैसे ये तितली दिखाई गई है, ये मक्खी है, घरेलू मशका बोलते हैं, और ये है हमारे पास तिल चट्टा, इसमें भी इसी तरह का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सतपाद होते हैं। सतपाद का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पाँव वाला, जिसको कई बार जिस टाइप से हमारा कान खुजूर होता है ना, उस तरह के हो सकते हैं। इनके लक्षण क्या है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा संघ है, इसकी लगभग 9 लाख जातियां हैं। इस संघ की स्थापना सन 1845 में बॉन्सी बोल्ड ने की। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, हर तरह का आवास ये सहन कर लेते हैं, मतलब पानी में भी हो सकते हैं, जल में भी हो सकते हैं, या फिर हवा में भी हो सकते हैं, मतलब जल, स्थल और वायु में हो सकते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है, मतलब 3 पार्ट होंगे। सर होगा, वक्ष का मतलब छाती, उदर मैंने पेट, ये 3 पार्ट होंगे। शरीर पर काइटिन का आवरण पाया जाता है। इनमें द्विपार्श्व सममिति, वास्तविक देही गुहा, त्रिकोणिक अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो 8वां पॉइंट है, इनमें गमन हेतु संघी युक्त पाद पाए जाते हैं, मतलब इकट्ठे। कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं, जैसे तितली। श्वसन पुष्ट कलोम, पुष्ट फुफ्फुस व श्वास नलिकाओं के द्वारा हो सकता है, मतलब 3 तरह से श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। परिसंचरण तंत्र खुला, रक्त रंग विहीन होता है, नोट कर लीजिए, इनका ब्लड है वो रंग विहीन होता है। उत्सर्जन मैलीपिगी नलिकाओं द्वारा होता है। स्वेदी अंग के रूप में श्रृंगिकाएं सरल, संयुक्त, नेत्र और संतुलन पट्टी होती है। और नंबर 13, तंत्रिका तंत्र गुच्छाओं के रूप में होता है। एक लिंगी अंडज आंतरिक निषेचन वाले प्राणी हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है।
उदाहरण में एपिस, जिसको हम मधुमक्खी बोलते हैं एपिस, लेपीफर यानी कि लाख कीट, बॉम्बिकस यानी कि रेशम कीट, और महत्व क्या है इसका, रोगवाहक कीट में एनोफिलिस, एडिस जिसको मादा है, एनोफिलिस जो मच्छर होता है हमारा मलेरिया का एडिस मच्छर, क्यूलैक्स दीमक होता है हमारी, और टीडी होती है। अन्य में आ जाएंगे किंग क्रेब हो सकता है, बिच्छू, मकड़ी, तितली, झींगा, केकड़ा, झिंगूर आदि काफ़ी कीट इसमें आते हैं। 7वां पार्ट हमारे पास मोलस्का। मोलस्का कशेरुकी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। कई प्राणी उभयचारी होते हैं। उभयचारी का मतलब जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक होता है। शरीर कवच से ढका होता है। इनका शरीर एक पतली झिल्ली मेंटल से ढका रहता है। मेंटल के चारों तरफ एक कठोर कवच होता है, ठीक है। और नंबर 4, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। रक्त नीला, हरा, लाल, रंगहीन हो सकता है। देखिए 4 कलर हो गए, नीला भी हो सकता है, हरा, लाल या रंगीन हो सकता है। इनमें रंग हीमोसियानिन नाम के वर्ण की उपस्थिति होती है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, लेकिन इसमें क्या है, हीमोसियानिन होता है। इनमें उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण देखिए कितने अच्छे उदाहरण है, ऑक्टोपस, सीपिया, मोती, सुक्ति, शीप, लाइमैक्स, हेलिक्स, पाइला, नियोपाइलिना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। सब नंबर 7, पाइला को घोंगा या एप्पल स्नेल भी कहते हैं, एप्पल स्नेल पाइला को। सीपिया का साधारण नाम कटल फिश है। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। काइटिन को समुद्री चूहिया, एप्लीसिया को समुद्री खरगोश, ऑक्टोपस को स्ट्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी तरह के एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे, काइटिन देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस तरह की शक्ल होती है, जैसे घेंगा होता है हमारे पास शंख नुमा, ये ऑक्टोपस दिया गया है, और ये घेंगा या घोंगा बोलते हैं, और यूनियो सीपी वगैरह जो होती हैं। नंबर 8 होता है हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक में इकाइनोम्स का अर्थ है जाहक यानी कि हेजगॉग, डर्मा का अर्थ है त्वचा। आपने एग्जाम्पल देखोगे डर्मी डर्मी आता है, तो डर्मा में त्वचा होती है। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जीव हैं, देहायुक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल सेवन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एंटेडॉन पंख तारा मछली है, और ये समुद्री खीरा बोलते हैं जिसको होलोथूरिया बोलते हैं, और ये इकानोस समुद्री अर्चिन होता है, और ये तारा मछली आपको दिखाई रही है जिस तरह से तारा होता है। नंबर 9 हमारे पास प्रोटोकार्डेटा। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरिक और देहगुहायुक्त जंतु हैं। इनके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण भी दर्शाते हैं, जैसे नार्टोकॉड। ये नए लक्षण इनके जीव की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती हैं। नार्टोकॉड की जो है हमारी 6 तरह की एक लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है, तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है जिसमें चलने से आसानी रहेगी। प्रोटोकार्डेट जंतु में जीवन की सभी अवस्थाओं में नार्टोकॉड उपस्थित नहीं रहता है। ये समुद्री जंतु हैं, उदाहरण के तौर पे बेलेनोगलस, हार्डमेनिया और एम्पियोक्सस इत्यादि। ये चित्र देखिए हमारे पास दिया गया है, ध्यान से देख सकते हैं। 10 नंबर पे हमारे पास यही है दोबारा से। और जो हमारा प्रोटोकॉर्डेट है यानी कि बेलेनोगलस है, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड अंतः कंकाल पाया जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा की बात हम कर रहे हैं। हम बात करेंगे ये वर्टिब्रेट आता है हमारे पास आगे, तो ये पॉइंट बनता है हमारे पास वर्टिब्रेट।
ब्रेड के लिए बनता है। वर्टिब्रेट क्या होता है? द्विपार्श्व समिति, त्रिकोणिक देह गुहा वाले जीव होंगे और इन कान जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है। एवं पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती हैं, इन्हें चलने में भी सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, और लक्षण क्या है इनमें, क्या क्या हो सकता है? नोटोकार्ट, पृष्ठ नलियाँ, कशेरुक, दंड, मेरुरज्जु होगा इनमें, त्रिकोणिक शरीर होगा और युग्मित कलोम थैली होगी, देहगु होगा। वर्टिब्रेटा को हमने आगे जो है 5 जगतों में विभाजित किया है। तो जंतु जग से ये हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। इससे पहले हम कर लेते हैं जंतु वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। हाइड्रा आपने देखा है, जेलीफिश, मूंगा किस संघ के अंतर्गत आते हैं? सिलेंट्रेटा संघ के। किस जंतु के जीद्रा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? केंचुए में होता है। ठीक है ना। केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं? याद रखिएगा 4 जोड़ी पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। कितने देखने? कीटों में कितने पाद होते हैं? 6, याद रखिए। कीटों के पंख कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा सामाजिक जंतु श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? चींटियां आपने देखा होगा, एक श्रम विभाजन का काम करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हमारा। तो वर्टिब्रेटा को हम 5 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 साइक्लोस्टोमेटा, इनके जबड़े रहित कशेरुकी। कशेरुकी कहता है जो हमारे जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां यानी कि बैकबोन या पृष्ठवंश यानी कि स्पाइनल कॉर्म्स विद्यमान होते हैं, उसको कशेरुकी बोलते हैं। याद रख लिए, जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी, बैकबोन होगा या स्पाइनल कोड जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो इसके जबड़े कशेरुकी होते हैं। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार की शरीर, गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना। और नोट कर लीजिए, ये जो हैं बाहरी परजीवी होते हैं और दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे जिसको बोलते हैं, या मिकजीन हैग मछली होती है जो जबड़ा रहित। ये देखिए चित्र देख लीजिए, पेट्रोमाइजिन एक तरह की मछली होती है हमारे पास। अब देखिए इम्पोर्टेंट है मत्स्य परिवार मछली। ये मछलियाँ होती हैं जो समुद्रों, मीठे और खारे जल दोनों में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर शल्क होते हैं अथवा प्लेटों से ढकी होती है। ये अपनी मांसल पूंछ जो है तैरने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा, शरीर मछली देखी होगी ना, इनका शरीर धारा रेखीय है। धारा रेखीय का मतलब ऐसे आगे से नुकीला होगा, मतलब इस तरह से, इसको बोलते हैं धारा रेखीय। जैसे हवाई जहाज हमारा धारा रेखीय होता है। जो भी उड़ने वाली चीज़ें, पानी वाली चीज़ें हैं, वो आगे से नुकीली होती हैं, जैसे चक्कू होता है, ताकि उनको तैरने में आसानी हो जाए। इनमें श्वसन के लिए कलोम पाए जाते हैं, तो मछलियाँ कलोम से सांस लेती हैं। जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, विलीन का मतलब घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करती है। ये असमतापी होते हैं, मतलब जो तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। नोट कर लीजिए, द्विकक्षीय हृदय होता है मत्स्य में। ये अंडे भी देती हैं। कुछ मछलियों में केवल कंकाल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क होती है। अन्य मछलियों का कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू। ठीक है ना। तो याद रख लीजिए, कुछ मछलियों में उपास्थि का बात आती है तो शार्क में उपास्थि होती है और बाकी मछलियों में अस्थि होती है। अस्थि और उपास्थि नोट अलग अलग पॉइंट। ये चित्र हम देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये छोटे छोटे जो दिखाए गए हैं शल्क भी दिख रहे हैं। ये मछलियों के प्रकार का है। मैंडोरिन फिश दिखा रहा है, लॉयन फिश हो गया, एंगलर फिश हो गया हमारे पास। और इसके बाद है हमारे पास नीचे ये विद्युत रेख। विद्युत रेख का मतलब एक ऐसी मछली जो करंट मारती है, झटका मारती है, टारपीडो बोलते हैं। और ये स्टिंग रे यानी कि जो कांटे मारती है, काटने वाली। दंश रे, दंश यानी कांटा, जैसे डंक बोलते हैं, जिस तरह सांप होते हैं। और ये हमारी होगी डॉग फिश। और नीचे हमारी दी गई है लोबियो रोहिता। देखिए ये जो वाइट वाइट से हमें दिख रहे हैं, ये बिंदी 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 ऐसी, ये सल्क होते हैं। और ये हमारा दरियाई घोड़ा बोलते हैं, जिसको आपने जो है उनमें भी सुना होगा, कहानियों में सुना होगा। इस तरह का वो दरियाई घोड़ा होता है जो पानी में आसानी से तैर लेता है। और ये उड़न मछली भी होती है और एनाबेस जो क्लाइंग बर्च होती है। तो ये था हमारे पास मत्स्य। आप करते हैं जल स्थल चर।
एम्फीबिया यानी कि जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक हैं। ये मत्स्यों से थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि इनमें शलक नहीं पाए जाते, मछलियों में शलक पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हृदय त्रिकक्षीय, इनका हृदय कितना है, त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता बल्कि वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन जो है क्लोम या फेफड़ों के दोनों के द्वारा होता है। मछलियों में केवल क्लोम था, इनमें फेफड़ों के द्वारा होता है। अंडे देते हैं ये और जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। मेंढक हो गया, सैलामाइंडर, टोड इत्यादि चित्र आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सरीसृप जिसको हम रेप्टाइल बोलते हैं, ये असमतापी हैं और इनका शरीर सल्कों के द्वारा ढका होता है, जैसे मछलियाँ होती हैं ना। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, नोट कर लीजिए। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, ये नोट कर लीजिए। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, कोष्ठक 4 होते हैं। वृक्क पाया जाता है, अंडे देते हैं ये भी। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थल चर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण में कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये आप देख रहे हैं चित्र में। ये इस तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास, काफ़ी एग्जाम्पल देंगे, इनको आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास पक्षी। ये समतापी होते हैं, इनके अपने शरीर का तापमान बना लेते हैं और इनका हृदय भी 4 कक्षीय होता है। 2 जोड़ी पैर होते हैं, इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं और शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होगा। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है, चित्र आप देख सकते हैं। सभी पक्षियों के नाम सफेद स्ट्रोक जो है, ऑस्ट्रिच तुरमुर्ग बोलते हैं इसको हम। नर गुच्छेदार बत्तख है, देखिए ये ध्यान से। कबूतर, गौरैया आप देख रहे हैं, कौवा देख रहे हैं। इसके बाद होता है हमारे पास स्तनपाई। स्तनपाई का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं खुद का, उसको स्तनपाई बोलते हैं। ये समतापी यानी कि ऐसे प्राणी जो अपने शरीर का तापमान एक नियत स्तर पर बनाए रखते हैं, जैसे हमारा बॉडी है 37 डिग्री हम बनाए रखते हैं, तो समतापी हो गए हम। हार्ट हमारा हृदय 4 कक्षीय होगा। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए स्तनपाई का मतलब ही यही होता है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, सफ़ेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद के रूप में भी अंडे देते हैं, जैसे इकिडना, और ये नोट कर लीजिए 2 जो हमारे बात करें हम, उसमें 2 जीव एक ऐसे हैं, देखिए एक तो इकिडना नोट कर लीजिए और एक प्लेटिप्स। ये जो हैं अंडे देते हैं लेकिन बाकी जो हैं जन्म देते हैं बच्चों को। कंगारू जैसे कुछ स्तनपाई में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। कुछ एग्जाम्पल हमारे दिए गए हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिए। मनुष्य हो गया, चूहा हो गया, चमगादड़ हो गया, व्हेल होगी और बिल्ली। नाम पद्धति क्या होती है, देखिए हम हर चीज़ का नाम शुरू करते हैं, जब तक नाम पद्धति नहीं होगी तो हम किसी जीव को नहीं पहचान सकते। और इसकी जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी, जिस वैज्ञानिक ने की थी, वह सबसे पहले देखिए कैरोलस लीनियस था, जो नाम पद्धति जिसने शुरू की थी। कैरोलस लीनियस 18वीं शताब्दी में शुरू की थी। वैज्ञानिक नामक जो पद्धति थी उसको उसने लागू किया था। एक दूसरे में पाई जाने वाली असमानता और असमानता पर निर्भर करती हैं। लेकिन हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान नहीं रखते, बल्कि केवल जीन्स और स्पीशीज का ही ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास जीन्स वर्ड है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। जीन्स का नाम कैसे देंगे, ABCD। प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, ये पॉइंट है किस तरह से शुरू करेंगे। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक का नाम इटैलिक से लिखें। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीन्स और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। तो ये था हमारे पास जो लेसन चल रहा था हमारा, जीवों में विविधता, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, हमारा जो लेसन है। इसके बाद हम करेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।